हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग कल संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हम लोगों ने जो हमारी राज्य व्यवस्था चल रही थी उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था और कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट जो थे वो राष्ट्रपति के बारे में बताने को रह गए थे। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो बचे हुए हमारे फैक्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे। इनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें और हमें क्या जानकारी चाहिए राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वीटो, ये सब सीख लिया था। अभी हमें आप लोगों को वीटो की जानकारी देनी है कि वीटो क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग वीटो के बारे में चर्चा करते हैं। हमने ये आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल 111 में वीटो का वर्णन है। किसका वर्णन है? वीटो के बारे में बताया गया है। वीटो, देखो वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी को रोकने की ताकत। वीटो का मतलब है किसी को रोकने की जो ताकत होती है उसे हम वीटो पावर कहते हैं। ओके, और वीटो पावर आर्टिकल 111 के तहत हमारे संविधान में बताया गया है। और ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। देखो वीटो पावर जो होती है, ये वीटो 4 प्रकार के होते हैं। वीटो जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 कहें आत्यांतिक वीटो। ये कैसा वीटो है? आत्यांतिक वीटो। जैसे आत्यांतिक वीटो का मतलब है, जैसे मान लिया कोई विधेयक है, कोई कानून है, वो संसद में पास हो जाए और जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो उस समय लोकसभा भंग हो जाए। बात समझ में आई? अगर कोई कानून बनाया जाए और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, लेकिन तब तक वो लोकसभा भंग हो जाए। जब तक कानून बने तब तक वो लोकसभा अगर भंग हो जाती है, क्या होती है? लोकसभा जब भंग हो जाती है, लोकसभा भंग होने की स्थिति में, लोकसभा भंग होने की स्थिति में तब राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। तब राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर रोक लेता है, उस कानून को रोक लेता है, तो उसको कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। बस समझ में, देखो लोकसभा ही भंग होती है, राज्यसभा का मतलब राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल तो पहला 6 वर्ष के लिए होता है। भाई जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। मायने ये नहीं रखता है कि 6 साल के लिए या 5 साल के, मायने ये रखता है कि भंग क्यों नहीं होती है। क्योंकि उसके प्रत्येक दूसरे साल 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? पद से हटा दिए जाते हैं और उसकी जगह पर दूसरे 2/3 आ जाते हैं। तो हर प्रत्येक 2 साल में ऐसा होता रहता है, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो हम बात कर रहे थे आत्यांतिक वीटो की, तो हमारा आत्यांतिक वीटो हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे जेबी वीटो। जेबी वीटो, जेबी वीटो ये होता है कि जब राष्ट्रपति, जेबी वीटो में राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी विधेयक को, जो कानून जो संसद से विधेयक पास होकर आया है, जो बिल पास होकर आया है, राष्ट्रपति उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है और उस पर कोई सहमति नहीं देता है, बस अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेता है। क्या करता है? राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखता है, अपने पास रखता है। अब देखो जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले सन 1900, अभी तो एक ही बार अभी तक किया गया है, लेकिन किया किसने था? तो सन 1986 में डाकखाना अधिनियम को लेकर के ज्ञानी जैल सिंह ने, उस टाइम भारत के जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कब? सन 1986 ईस्वी में बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन इनका शासनकाल 1982 से 87 माना जाता है।
अब देखो जो डाकखाना अधिनियम आया था, डाकखाना अधिनियम, कौन सा अधिनियम था? डाकखाना अधिनियम 1986 आया था। जो डाकखाना अधिनियम 1986 आया था, इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो, जिसको हम लोग पॉकेट वीटो भी कहते हैं, उसके तहत इसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए रोक लिया था। बात समझ में आई? तो ये जेबी वीटो था और ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार, या किसी राष्ट्रपति ने पहली बार ऐसा काम किया था। अब देखिए भाई, एक विधेयक, एक वीटो आता है, उसे हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अब देखिए भाई, निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को, किसी बिल को, किसी कानून को, राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक को, बिल को या कानून को वो संसद में, ये लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी फिर से विचारण के लिए भेज सकता है। तो कहने का मतलब है, इस विचारण के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति पुनर्विचारण के लिए, विचारण के लिए भेज सकता है, पुनर्विचारण के लिए भेज सकता है। तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। क्या होता है? निलंबनकारी वीटो। अब देखिए भाई, एक वीटो और है जिसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण वीटो। क्या कहते हैं? संपूर्ण वीटो। अब देखिए भाई, संपूर्ण वीटो क्या होता है? जो संपूर्ण वीटो ये होता है, देखो अब ये हमारे देश में नहीं चल रहा है। संपूर्ण वीटो होता है लेकिन ये चल नहीं रहा है। संपूर्ण वीटो क्या होता है? जब कोई विधेयक बहुमत से पारित होकर आए, बहुमत से पारित होकर आए और राष्ट्रपति उसे वापस कर दे। बात समझ में आई? तो ये हमारा कौन सा वीटो होता है? संपूर्ण वीटो। लेकिन ये संपूर्ण वीटो हमारे भारत देश में नहीं चलता है। बात समझ में आई? अब देखो, हम लोगों ने लगभग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उसके जो कार्य हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति रहे। देखो, राष्ट्रपति के बारे में इतना तो जान लिया, लेकिन एक पॉइंट जिससे ये बताएं, शायद मैंने बताया है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं शायद। जैसे अगर मान लिया भारत का राष्ट्रपति ना हो, भारत का राष्ट्रपति मान लिया उस समय ना हो, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति काम कौन करेगा? अगर मान लिया भारत का राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो कौन कार्य करेगा? तो अगर भारत का राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगर मान लिया सपोज किया, अगर मुख्य न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो उसी पॉइंट में बताया गया था मोहम्मद डॉक्टर थे ये हिदायतुल्लाह, ये जो है CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। CJI मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में? कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में 1969 में इन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और कार्य कब किया था? क्योंकि
उस समय भारत के तत्काल राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है ये सबसे कम रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वर्तमान उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया और राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। तो इस कारण मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1969 में, तब उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बात समझ में आई? अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट से बताएं, पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला क्या हैं? ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है और मुझे लगता है कि आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में जो जानकारी हमने प्रोवाइड कराई है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या है, किस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसकी चर्चा करते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ में आई? जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। बात समझ में आई? उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं, तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद या आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। बात समझ में आई? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 इसमें कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 जो 64 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है, कौन? जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। होगा या होता है? बात समझ में आई? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बात समझ में आई? आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऐसा आर्टिकल 64 कहता है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। बात समझ में आई? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अब सुनिए भाई, इसमें हमारे कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए भाई, कहा गया है, आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इतना पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, लेकिन इसमें कई सारे पॉइंट हैं। देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य कर रहा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा, तब वह राज्यसभा की अध्यक्षता या राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसका काम कर रहा है, लेकिन 6 महीने के अंदर, जब बहुत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अधिकतम 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। बात समझ में आई? लेकिन बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं। पता चला कि राष्ट्रपति ने 2 साल कार्यकाल कर लिया था और उसके बाद किसी दुर्घटनावश या महाभियोग लगा दिया गया, कुछ भी प्रक्रिया हुई, किसी भी कारण से वो अपने पद पर नहीं है। अब मान लिया कार्यकाल 3 वर्ष बचा हुआ था, तो ऐसा नहीं होगा कि जो चुनाव हो वो सिर्फ 3 साल के लिए हो। 3 साल के लिए चुनाव नहीं होगा, मतलब बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव न हो करके पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। बात समझ में आई? और ये भी बता दिया मैंने कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तब जब कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब उसको सैलरी, वेतन, भत्ते जो भी हैं, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी राष्ट्रपति वाली ही दी जाएंगी। बात समझ में आई? ये इस पॉइंट्स के तहत बताया जाता है। बात समझ में आई? आर्टिकल 66 सुनिएगा। आर्टिकल जो 66 है, आर्टिकल 66(3) में बताया गया है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या बताई गई हैं? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अब देखिए भाई, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं ठीक वही होनी चाहिए जो राष्ट्रपति की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बताता हूँ। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। जैसे भारत का नागरिक तो राष्ट्रपति की योग्यता भी थी, उपराष्ट्रपति की भी है। राष्ट्रपति की भी योग्यता थी कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और उपराष्ट्रपति की योग्यता भी है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बात समझ में आई? राष्ट्रपति के बारे में कहते थे कि वह लोकसभा सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो, और इसमें भी है कि वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की या चुना जाने, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसमें ये भी पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, क्या कि वह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कौन? जो हमारा उपराष्ट्रपति है। बात समझ में आई? बात समझ में? फिर इसमें बताया गया है कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, इस प्रकार की उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो भारत का उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। अब देखिए भाई, इसी में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में ये भी बताया गया है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या बताई गई है कि उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 अनुमोदक
होने अनिवार्य हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जब मैं कल राष्ट्रपति बता रहा था तो मैंने बताया था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब, प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब बता दिया था कि जो लोग उसका सपोर्ट करते हों। इसमें 15,000 रुपये जमानत राशि भी दी जाती है। कितनी राशि होती है? 15,000 रुपये। और 15,000 रुपये जमानत राशि राष्ट्रपति की भी दी जाती थी। अब हम आर्टिकल 67 पर आते हैं। आर्टिकल 67 अनुच्छेद जो है ये 67। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष होगा। अब 5 वर्ष होने का मतलब ये है जिस दिन से वो अपनी प्रथम डेट ज्वाइन करेगा, जिस दिन से वो ज्वाइन करेगा उसके बाद 5 वर्ष तक, उसके बाद 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। ऐसा आर्टिकल 67 में बताया गया। आर्टिकल 67 बी कहता है, आर्टिकल 67 का जो बी है वो कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में तत्काल बहुमत पास करके लोकसभा की सहमति से उसे हटाया जा सकता है। किसकी सहमति से? कहाँ पारित किया जाएगा? राज्यसभा में। जो तत्कालीन सदस्य होंगे उनके बहुमत से पारित करके उसे लोकसभा की सहमति से, किसकी सहमति से? लोकसभा की सहमति से, लोकसभा की सहमति से। ये पारित कहाँ होगा? राज्यसभा में जो तत्कालीन सदस्य होंगे वहाँ पारित हो गए। लोकसभा के सदस्य की सहमति से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बात समझ में आई? ऐसा आर्टिकल 67 बी में बताया गया। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 कहता है अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त होने की अवस्था में, पद रिक्त होने की अवस्था में 6 महीने के अंदर, 6 मंथ, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर पुनः उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। तो कहने का मतलब 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति का जो पद है पुनः भर जाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 68 बताता है। बात समझ में आई? आर्टिकल 69 कहता है, आर्टिकल जो संविधान का अनुच्छेद 69 है, 69, वो कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो शपथ कौन ग्रहण कराता है? वो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता है। तो भाई जो आर्टिकल हमारा 69 है वो शपथ के बारे में चर्चा करता है। देखिए भाई, आर्टिकल 69 कहता है शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ। अब उपराष्ट्रपति किसके समक्ष? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है। बात समझ में आई? आर्टिकल 71 है इसी में, आर्टिकल 71। आर्टिकल जो 69, आर्टिकल जो हमारा 71 है, 71 है, वो कहता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में मतभेद हो जाए या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मतभेद की स्थिति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद या विवाद के बीच विवाद का
कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा हमारे आर्टिकल 71 में बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, जब कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका जो निर्धारण है, जो निर्णय है, जो बंटवारा है, जो भी चीज़ें हो, जो भी डिसीजन मिलना हो, तो वो काम कौन करेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होगा। बात समझ में आई है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जो विवाद है वो उसको सुलझाए। बात समझ में आई? अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। उसकी शक्तियाँ तो यही सब उसकी शक्तियाँ भी हैं, इसके जो अधिकार हैं वही इसकी शक्तियाँ भी हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं, कैसे कौन उपराष्ट्रपति रहा है, कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बना है, तो इसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए भाई, मैं उपराष्ट्रपति जो लोग रह चुके हैं उनके जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, भारत में एक उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम कृष्णकांत था। क्या नाम था? कृष्णकांत। तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, मतलब ये उपराष्ट्रपति तो थे, प्रथम नंबर के नहीं थे। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके ऑफिस में हुई थी। तो ऑफिस में मृत्यु होने वाले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत। बात समझ में आ गई? मैंने अभी भी बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका टेन्योर जो है, इनका जो शासनकाल है, इनका जो काल रहा है, इनका जो समय रहा है राष्ट्रपति, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति थे, तो इनका जो काल था, इनका जो समय था, ये बहुत ही कम समय, मतलब सबसे कम समय तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। जब ये जो जाकिर हुसैन थे, जब ये राष्ट्रपति थे, तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। क्योंकि इनकी भी मृत्यु, जाकिर हुसैन की मृत्यु भी ऑफिस में ही हो गई थी, ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति के पद पर थे तो इनकी मृत्यु भी ऑफिस में ही हो गई थी। तो उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम बीडी जत्ती था। क्या नाम था? बीडी जत्ती। ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार के फैक्ट्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने साझा किए हैं। अब देखिए भाई, हम लोग जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद क्या होता है? संघीय मंत्रिपरिषद, एक्चुअली ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है। बात समझ में आई ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है। आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है। बताया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख, जिसका अध्यक्ष या जिसका प्रमुख, उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री तो इस मंत्रिपरिषद का हेड हो गया। और मैंने उस दिन भी बताया था कि राष्ट्रपति जो है ये वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। और नाम मात्र की कार्यपालिका सिर्फ मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। छीन क्यों ली गई हैं? क्योंकि पहले इसमें बता दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और बिना सलाह के वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता है। और जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसका प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए जो शक्तियाँ किसके अंदर निहित हो गई? प्रधानमंत्री के अंदर निहित हो गई, क्योंकि भाई सलाह अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो कहेगा वही मंत्रिपरिषद करेगी। तो इसलिए राष्ट्रपति को जो सलाह देगा तो कौन देगा? मंत्रिपरिषद नहीं देगी। फाइनली वो सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की।
तो फाइनली आर्टिकल हमारा कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 का कहता है, आर्टिकल 75 देखो भाई क्या कहता है, आर्टिकल 75 तो संविधान का अनुच्छेद 75 या 75 वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पीएम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही जो है वो भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसी में आर्टिकल ये हमारा जैसे मान लिया 75A हो गया, तो 75 का में कहा गया है, 75 का में कहा गया है, आर्टिकल ये 75 ही है। इसमें आगे क्या बताया गया है, देखो भाई 75 का जो का है, 75 का जो का है उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कौन सा, 91वां 2003 में हुआ, संशोधन 2003 में हुआ। और इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है वो कुल सीटों का 15% होगी, कुल सीटों का 15% ही होगी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा में या जो सीटें हैं, अगर उसमें मान लिया 100 सीटें हैं, तो 100 में 15 लोग ही मंत्रिपरिषद में रहेंगे। वो इसलिए बताया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद में ज़्यादा लोग होने से मंत्रियों की जो सिक्योरिटी है, उन पर खर्चा जो है, जो हमारे देश की संचित निधि है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस खर्चे से बचने के लिए ये 91वां संविधान संशोधन लाया गया और कुल सीटों का 15% ही बताया गया कि इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। आर्टिकल जो 75(2) था, आर्टिकल 75(2) के तहत मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही शासन करेंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही वो अपने पद पर या उस मंत्रिमंडल में रहेंगे, ऐसा हमारा आर्टिकल 75(2) कहता है। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, आर्टिकल जो हमारा 75(3) है, ये कहता है कि लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, लोकसभा राष्ट्र उत्तरदायित्व होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद ऊपर लिख लेते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 75(3). बात समझ में आई? ऐसा हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। अब हमारा आर्टिकल आता है 76, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। हम लोगों ने आज उपराष्ट्रपति के बारे में सीख लिया है, राष्ट्रपति की जो चीज़ें बची हुई थी वो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो हमारे मुख्य बिंदु थे, उन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने विस्तृत वर्णन और चर्चाएँ कर ली हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग महान्यायवादी की चर्चा करेंगे।
आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप लोगों के साथ हमारा साथ इसी प्रकार से आगे भी बना रहेगा। धन्यवाद।